हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2017 में आई हॉरर एंथोलॉजी डबल एक्स का ब्रेकडाउन, जिसमें 4 टेल्स हैं और चारों के डायरेक्टर फीमेल्स हैं। ये एक मॉडर्न हॉरर एंथोलॉजी है, इसलिए ये आपको कोई जवाब नहीं देगी। सब कुछ हमें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा और वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले टेल का नाम है द बॉक्स। इसकी राइटर और डायरेक्टर हैं जो वेंका वुकोविक और स्टोरी है जैक कैचम की। ये कहानी है सूजन की, जो कि अपने 2 बच्चे डैनी और जैनी के साथ ट्रेन में जा रही थी। उनके पास एक आदमी बैठा था जिसके हाथ में एक रेड बॉक्स था। डैनी उससे पूछता है कि बॉक्स में क्या है। वो कहता है कि प्रेजेंट। तब डैनी पूछता है कि क्या मैं देख सकता हूँ। उसकी मॉम गुस्सा करती है, लेकिन उस आदमी को कोई परेशानी नहीं थी। वो डैनी को अंदर की एक झलक दिखाता है और तभी वो थोड़ा सुन्न हो गया था। घर जाकर वो दोनों डैनी से पूछते हैं कि आखिर बॉक्स में था क्या। वो कहता है कि नथिंग। तो वो सब खाना खाने बैठ जाते हैं अपने डैड रॉबर्ट के साथ। जेनी तो अच्छे से खा रही थी, लेकिन डैनी चुपचाप बैठा था। वो कहता है कि मुझे भूख नहीं लग रही। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो सब भी इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में वो सब एक साथ बैठकर मूवी देख रहे थे और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। डैनी भी पूरा एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर वो देख रहे हैं नाइट ऑफ द लिविंग डेड। ये लाइन आप कहीं भी सुनो तो समझ जाना कि नाइट ऑफ द लिविंग डेड का रेफरेंस है, और ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है हर एक तरह की मूवी में। खैर, अगली सुबह डैनी ब्रेकफास्ट नहीं करता और वो लंच लिए बिना ही स्कूल जा रहा था। तब सुसन जबरदस्ती उसे लंच देती है, लेकिन वो उसे बिना छुए वापस ले आता है। रात को भी वो खाना नहीं खाता। अब उसके डैड को चिंता हो रही थी। वो सूजन से इसके बारे में बात करता है, लेकिन सूजन जरा भी चिंता में नहीं थी। वो कहता है कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन सूजन मना कर देती है। अगली रात वो उसका फेवरेट खाना उसके सामने रखते हैं, जो कि स्पैगेटी, लेकिन वो उसे भी नहीं छूता। आज लगातार तीसरा दिन है, उसने कुछ भी नहीं खाया, जबकि जेनी अपनी पूरी डाइट ले रही है। उसे बुखार भी नहीं है, ना ही कोई और प्रॉब्लम है, सिर्फ उसे भूख नहीं लग रही, और सूजन के लिए ये एकदम नॉर्मल है। अगली रात वो उसे पिज्जा देते हैं, जिसे वो कभी मना नहीं करता, लेकिन आज उसने वो भी नहीं छुआ। बाकी सब तो आराम से ठूस रहे थे, बस रॉबर्ट ही चिंता में था। प्यार से बहुत समझा लिया, इसलिए अब वो उतर आता है सख्त रास्ते पर, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। डैनी भी रो रहा था, जेनी भी, और उसका डैड भी। नॉर्मल थी सिर्फ सूजन, जैसे उसे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। वो डैनी को सोने भेज देती है, और उसके बाद भी वो खा रही थी। अगले दिन वो डैनी को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। यहाँ जेनी हेलबॉय कॉमिक पढ़ रही है और साथ में खा भी रही है। डॉक्टर देखता है कि डैनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका 2.5 किलो वजन कम हो चुका है, क्योंकि 5 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया, और अगर यही हाल रहा तो आगे जाकर हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। डॉक्टर से समझाता है कि खाओगे नहीं तो मर जाओगे, लेकिन ये तो वो पहले से जानता है। डॉक्टर उसके पेरेंट्स को एक थेरेपिस्ट रिकमेंड करता है, क्योंकि उसका मानना है कि डैनी को इमोशनल प्रॉब्लम है। घर जाकर पूरी फैमिली खाना खा रही थी सिवाय डैनी के। अब सोने से पहले सूजन स्मोकिंग के लिए जा रही थी, तभी वो देखती है कि दोनों बच्चे आपस में कुछ बात कर रहे थे। वो उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, तो वो कहते हैं नथिंग। लगता है कि डैनी ने जेनी को बता दिया कि उस बॉक्स में क्या था, तभी वो भी सुनना है। सूजन उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है नथिंग। अगली सुबह वो भी ब्रेकफास्ट नहीं करती, और इस रात वो भी डाइनिंग टेबल से गायब थी, क्योंकि उसे भी भूख नहीं लग रही। ये सुनकर रॉबर्ट और ज्यादा परेशान हो चुका था, जबकि सूजन अब भी आराम से खा रही है। यहाँ तंग आकर रॉबर्ट बोल ही देता है कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, फिर भी तुम कैसे खा सकती हो। ये कहकर वो भी चला जाता है, लेकिन सूजन तो भी खा रही है, भले ही गुस्से में। रॉबर्ट सीधा जाता है डैनी के पास, और इस बार वो अकेले में उससे पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। डैनी उसके कान में कुछ बताता है, और अब वो भी सुन हो गया। ये सब सूजन भी देख रही है। बाद में वो रॉबर्ट से पूछती है कि डैनी ने क्या बताया, तो गैस करो वो क्या कहता है। नथिंग। रॉबर्ट की नींद उड़ गई थी, लेकिन सूजन सो जाती है। अचानक रात को उसकी आंख खुलती है, तो वो खुद को पाती है डाइनिंग टेबल पर, जहाँ उसकी फैमिली उसका मांस उतार कर खा रही थी। हर कोई एकदम खुश था, यहाँ तक कि सूजन भी, क्योंकि फाइनली उसके बच्चों ने कुछ तो खाया। खैर, ये बस एक बुरा सपना था। ऐसे ही क्रिसमस आ जाता है, और वो सब अपने अपने प्रेजेंट खोल रहे थे। उनमें है चॉकलेट और कपड़े। दोनों इनके काम नहीं आएंगे, क्योंकि चॉकलेट ये खाएंगे नहीं, और कपड़े इन्हें फिट नहीं आएंगे, क्योंकि तीनों बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। डैनी को तो कुछ दिनों में बायोलॉजी की क्लास में लटकाया जाएगा। खैर, वो अपनी मॉम को गिफ्ट देता है, जो कि था रेड बॉक्स में, और उसे देखकर सूजन को याद आया कि उस दिन ट्रेन में क्या हुआ था। उसके बाद से ही डैनी की भूख गायब हो गई। वो डैनी से पूछते है कि उस बॉक्स में क्या था। वो कहता है कि नथिंग। ऑफ कोर्स। इस जवाब से वो सेटिस्फाई नहीं थी। क्या सच में वो बॉक्स खाली था? खैर, कुछ दिन बाद इसकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। अब इनके बचने का कोई चांस नहीं। हॉस्पिटल जाने के लिए सूजन डेली ट्रेन में सफर करती थी, इस होप में कि उसे वो आदमी मिल जाएगा और वो उससे पूछेगी कि आखिर बॉक्स में क्या था। लेकिन वो आदमी अब तक उसे नहीं मिला, जबकि उसकी फैमिली खत्म हो गई। वो तीनों मर गए।
सबसे पहले मरा डैनी 17 जनवरी को, उसके बाद जैनी 3 फेब को और आखिर में रॉबर्ट 27 फेब को। ये अब भी उस आदमी को ढूंढ रही है। इसे पता करना है कि डैनी ऐसा क्या जानता था जो उसने बाकी दोनों को बताया और तीनों ही मर गए। इसे लगता है कि अब यही एक रास्ता है अपनी फैमिली के पास जाने का। हालांकि जब वो इसके पास थे तब इसे खाने से फुर्सत नहीं थी। अब ये रोज सफर कर रही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाला, यानी कि अब भी भूखी है। इसे भूख है जवाबों की, सच जानने की। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। अब आप सबके मन में सवाल होगा कि आखिर उस बॉक्स में क्या था। इसका जवाब है नथिंग। यही जवाब हमें मिला है तो इसी के अराउंड थ्योरी बनाकर हमें खुद को समझाना पड़ेगा। तो बॉक्स में देखकर डैनी नथिंग का मतलब समझ गया था, यानी कि हमारा कुछ भी नहीं है। उसने सारी मोह माया छोड़ दी थी, अपना फेवरेट खाना भी। यही बात उसने आगे पास ऑन की तो उसकी बहन और डैड भी रियलिटी से परिचित हो गए, लेकिन उसकी मां मोह माया में फंसी रही। इसलिए आखिर में उसे इतना दुख झेलना पड़ा क्योंकि उसकी फैमिली नहीं रही, और जब फैमिली थी तब उसने कोई खास ध्यान उन पे नहीं दिया, न ही जानना चाहा कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। ये मेटाफोर है रियल लाइफ का। हम सब भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। पूरी फैमिली एक ही घर में रहती है, फिर भी एक साथ नहीं रहती। इस बात का अंदाजा हमें काफी बाद में जाकर लगता है। तो ये कुछ थ्योरी मैं बना पाया। हालांकि जैक कैचम की ओरिजिनल स्टोरी मैंने नहीं पढ़ी, शायद उसमें बताया हो कि बॉक्स में क्या था, लेकिन जहां तक मुझे लगता है उसमें भी नहीं बताया होगा। सेकंड टेल का नाम है द बर्थडे पार्टी। इसकी राइटर है रॉक्सैन बेंजामिन और एनी क्लार्क, और डायरेक्टर है एनी क्लार्क। ये कहानी है मैरी की, जिसकी बेटी लूसी का आज बर्थडे है और उसने एक बड़ी सी बर्थडे पार्टी रखी है। घर में वो, उसकी बेटी और नैनी कार्ला है। इसका हस्बैंड डेविड घर पर नहीं है, जबकि कार्ला का कहना है कि डेविड की कार बाहर खड़ी है। मैरी की कार्ला के साथ जरा भी नहीं बनती, ये उसकी सौतन के बराबर है। वो डेविड के ऑफिस में जाती है तो देखती है कि डेविड तो सच में वहीं पर मौजूद है, लेकिन उसके पास जाने पर उसे पता चलता है कि वो डेड है। अभी वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाई थी कि तभी वहां पर आ जाती है लूसी, जिसने अपनी कॉस्ट्यूम गंदी कर ली थी। मैरी उसे एक नई कॉस्ट्यूम बनाकर देती है और उसके सामने तो वो एकदम शांत थी, लेकिन उसके जाते ही मैरी के आंसू नहीं रुकते। अब वो खुशी मनाए या मातम। डेविड एक अल्कोहलिक था। चेक करने पर मैरी को पता चलता है कि वो पिल्स के ओवरडोज से मर गया। वो डिसाइड करते हैं कि लूसी के बर्थडे को खराब नहीं होने देगी, क्योंकि फिर जिंदगी भर लूसी को यही याद रहेगा। वो सोच रही थी कि क्या किया जाए, तभी वो देखते हैं कि कार्ला उनकी तरफ आ रही है। डेविड की बॉडी को उठाकर वो जल्दी से छुप जाते हैं क्लोजेट में। कार्ला आकर अपना रेगुलर काम कर रही थी, जैसे कि फ्री की दारू पीना। तभी मैरी से कुछ आवाज हो जाती है, जिसे सुनकर वो उसकी तरफ बढ़ रही थी कि तभी वहां पर आ जाती है लूसी और वो उसे अपने साथ ले गई। उसके जाते ही डेविड को खिसका कर वो बाहर तक ले आई थी कि तभी वहां पर आ जाती है उसकी पड़ोसन मैडेलिन, जो कि सीधा ही घर में घुस आई। टिपिकल पड़ोसी है ना, इसलिए मैरी उससे बचकर छुप रही थी, लेकिन उसकी नजर पैनी है। मैरी को उसने देख लिया था, इसलिए मैरी खुद उसे बाहर ले आती है। वो सिर्फ इसलिए आई है ताकि मैरी उसे भी पार्टी में इनवाइट कर ले, और जान छुड़ाने के लिए मैरी ने ऐसा कर भी दिया। उसे भगाकर वो फिर से काम पर लग गई थी। काम है डेविड की लाश को ठिकाने लगाना, क्योंकि गैस बस आते ही होंगे। मैरी ने बॉडी उठाई ही थी कि तभी उसकी डोरबेल बज जाती है। वो था एक पैंडा जो कि पार्टी में नाच गाना करेगा। उसे देखकर मैरी को एक आइडिया आ गया। वो उसकी कॉस्ट्यूम बाय कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर डेविड की बॉडी आराम से छुप जाएगी। उसने ऑलमोस्ट बॉडी को कवर कर ही दिया था कि तभी सारे गैस वहां पर आ जाते हैं। अब टाइम नहीं बचा, इसलिए बॉडी को वो टेबल पर ही बैठा देती है और सब कुछ ठीक जा रहा था। पैंडा को देखकर बच्चे काफी खुश थे। तभी कार्ला केक लेकर आती है और उसका हाथ लगने से वो केक पर ही गिर गया। तब वो उसका मास्क हटाती है और डेविड को मरा हुआ देखकर हर एक के होश उड़ गए थे। गानों की जगह चीखों की आवाजें आ रही थी। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। अब आप कहोगे कि इसमें हॉरर क्या था, तो ये तो आप लूसी से पूछो, जिसके 7th बर्थडे में पैंडा के अंदर उसके डैड की लाश थी। मैरी ने बहुत ट्राई किया कि लूसी का बर्थडे खराब ना हो, लेकिन इस बर्थडे ने उसे परमानेंट इमोशनल डैमेज दे दिया। जब भी उसका बर्थडे आएगा ये सीन उसके दिमाग में आएगा ही। थर्ड टेल का नाम है डोंट फॉल। इसकी राइटर और डायरेक्टर हैं रॉक्सैन बेंजामिन। ये कहानी है 4 दोस्तों की जो कि रेगिस्तान में घूमने गए थे। पॉल, उसकी बहन ग्रेचन, जेस और जे। हम देखते हैं कि ग्रेचन को हाइट का डर है। ऐसे ही घूमते हुए उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे देखकर वो सब काफी खुश थे। वो एक एंशिएंट केव पेंटिंग थी, जिसे देखकर खुश होना तो नहीं बनता, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे उसमें कोई इविल स्पिरिट दिखाई है जो इंसानी बॉडी पर कब्जा करके इंसानों को मारती है, और वो पेंटिंग बनाई है ब्लड से। खैर रात को वो सब वहीं पर कैंपिंग कर रहे थे। पॉल ग्रेचन के साथ एक घटिया सा मजाक करता है, इसलिए वो चली जाती है सोने। लेकिन रात को अचानक उसकी आंख खुलती है और वो खुद को पाती है उस चट्टान पर जहाँ वो पेंटिंग थी। वहां पर और भी पेंटिंग्स थी जिनमें एक भयानक सा क्रिएचर दिखाया गया था। ग्रेचन पूरी तरह हैरान थी कि तभी एक क्रिएचर आकर उस पर अटैक कर देता है, और ये वही पेंटिंग वाला क्रिएचर है। उसने ग्रेचन की बॉडी पर कब्जा कर लिया, कह सकते हैं कि उसकी खाल पहन ली। उसकी चीखें सुनकर जे उसके पास जाता है, लेकिन उसका हाल देखकर वो वापस भाग आया। वो जल्दी से वहां से निकल रहा था कि तभी पॉल देख लेता है अपनी बहन को। उसे लेने वो बाहर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वापस अंदर आ जाता है, वो भी डेड। और वो क्रिएचर उनकी आरवी पर चढ़ गया था। जस्ट तो बाहर निकल जाती है, फंस जाता है जे, या वो भी मारा गया। भागते भागते जैसे क्लिफ से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैर की हड्डी टूट गई, यानी कि वो भाग नहीं सकती, और अगर भाग नहीं सकती तो मरना तय है।
क्रीचर उसे भी मार देता है और इसी के साथ ये टेल भी एंड हो जाती है। नो हैप्पी एंडिंग। इस टेल में कुछ भी बताने लायक नहीं है, बस यही है कि अनजानी जगहों पर कई राज दफन है। फोर्थ टेल का नाम है हर ओनली लिविंग सन। इसकी राइटर और डायरेक्टर हैं कैरिन कुजामा। ये कहानी है कोरा की, जो कि प्रेग्नेंट है और कोई उसके पीछे पड़ा है, इसलिए वो शहर छोड़कर भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है सीधा 18 साल बाद। कोरा अपने बेटे एंडी के साथ रहती है, जो कि कल 18 साल का हो जाएगा। हम देखते हैं कि एंडी थोड़ा ईविल है, उसके काम काफी वियर्ड हैं, जो कि कोरा को भी हजम नहीं होते। कोरा के मुताबिक इसका डैड एक हॉलीवुड स्टार है जिसने कोरा को छोड़ दिया था। एंडी चला जाता है अपने स्कूल और आज कोरा को भी इसके प्रिंसिपल ने बुलाया है। उसके जाने के बाद कोरा देखते है कि उसने एक गिलहरी को चीर फाड़ कर पेड़ पर लटका रखा था। कोरा भी निकल रही थी कि तभी वहां पर आ जाता है उनका सालों पुराना मेलमैन। ये कोरा को लाइक करता है लेकिन कोरा नहीं करती। स्कूल पहुंचकर उसे पता चलता है कि एंडी ने एक लड़की के नाखून उखाड़ दिए। उस लड़की की मॉम काफी गुस्सा थी क्योंकि प्रिंसिपल कोई एक्शन नहीं ले रही। वो एंडी को फेवर कर रही है जबकि गलती भी उसी की है। एंडी को पनिश करने के बजाय उसने लड़की को ही 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे दी। इससे तो कोरा भी हैरान है। वो कहते हैं कि एंडी को पनिश करो, नहीं तो वो ऐसा करता रहेगा। लेकिन प्रिंसिपल की बातों से लग रहा है कि वो एंडी से कुछ ज्यादा इंप्रेस है। उसके हिसाब से वो सबसे स्पेशल है और वो दुनिया को बदलेगा। घर जाकर उसे एंडी का नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि आज रात मैं घर नहीं आऊंगा। वो उसके लिए केक तैयार करती है और सो जाती है। उसे एंडी के ही सपने आ रहे थे, कैसे वो पैदा हुआ था, सब उसे एंजल कहते थे। वो उठकर बाथरूम में जाती है तो वहाँ एंडी पहले से मौजूद था। वो काफी गुस्से में था और बाथरूम में हर जगह खून पड़ा हुआ था। अगली सुबह कोरा केक लेकर बैठी थी, लेकिन एंडी ये कहकर निकल जाता है कि रात को मेरा वेट मत करना। उसके जाने के बाद कोरा सारे खून को साफ करती है। वो बाहर कपड़े सुखा रही थी, तभी वहां पर आ जाता है वो मेलमैन। कोरा उसे बताती है कि एंडी को कुछ हो रहा है, वो बदल रहा है। मेलमैन कहता है कि आज का दिन बहुत खास है, आज एंडी का असली फादर उसे लेने आएगा। कोरा कहती है कि उसका डैड एक हॉलीवुड स्टार है, वो यहाँ नहीं आएगा। तब वो कहता है कि स्टार वो तभी बना जब उसने तुम्हें ऑफर किया। यानी कि यहाँ बात चल रही है कल्ट की। असल में एंडी सेटन का बेटा है और वो आज 18 साल का हो चुका है, इसलिए सेटन उसे लेने आएगा। उसके फादर ने किसी सीक्रेट सोसाइटी से डील की थी जो सेटन की पूजा करते हैं और पिछले 18 सालों से वही सोसाइटी इनके ऊपर निगरानी रख रही थी। ये मेलमैन और प्रिंसिपल उसी के मेंबर हैं। इनका वेट आज पूरा होगा। कोरी जाकर एंडी के रूम को चेक कर रही थी। वहां पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें काफी अजीब सामान था और उस लड़की के नाखून भी थे। जब कोरा इस समय बिजी थी तभी एंडी वापस घर आ जाता है। वो जल्दी से उसके रूम में ही छुप जाती है और देखती है कि उसके पैर पंजों में बदल रहे हैं। कोरा उससे बात करती है तो वो बताता है कि आज एक लेडी मेरे पास आई थी जिसे मैं नहीं जानता, लेकिन वो मुझे जानती थी। उसने बताया कि वो मेरे फादर को जानती है और मैं उनका इकलौता जिंदा बेटा हूँ। ये बात कर रहा है सेटन की, जिसकी पावर्स इसके अंदर आ रही हैं और ये बदलता जा रहा है। ये पावर्स एंडी को पसंद आ रही हैं और कोरा को बचपन से इसी बात की चिंता थी। वो कोरा को अपने सामने झुका देता है, तभी सेटन भी वहां पर आ जाता है उसे लेने, लेकिन कोरा उसे पकड़ लेती है। वो उसे जाने नहीं देगी। वो एंडी को समझा रही थी कि सेटन तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, चॉइस तुम्हारी है और तुम्हें वो रास्ता नहीं चुनना। एंडी भी समझ गया था कि उसकी मॉम सही है। 18 सालों तक ये इसे पालती रही, तो अब इसका डैड कहाँ था जिसके पीछे लगकर ये जाना चाहता है। वो कहता है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, तभी उनकी हड्डियां टूटना शुरू हो गई थी और हर जगह से खून निकल रहा था। दोनों को ही सेटन ने मार दिया क्योंकि एंडी ने अपनी मॉम को चुना। इसी के साथ ये टेल भी एंड हो जाती है। अब इन चारों टेल्स के बीच में एक मोनोलॉग भी आता है जो कि स्टॉप मोशन है। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें हम एक चलते फिरते डॉल हाउस को देखते हैं जिसका एक फेस भी है। उसका हर एक रूम अलग अलग ऑर्गन है। जैसे कि एक रूम में कीड़े मकोड़े जा रहे हैं और वो उसका पेट है। एक रूम में सेब रखी है जो उसका दिल है। उसे एक मरी हुई बर्ड मिलती है जिसे वो एक डॉल के अंदर डाल देती है तो वो डॉल रोने लगी थी। तब उसे निकाल कर वो ले जाती है एक बेहोश गर्ल के पास जिसकी चेस्ट पर एक डोर था। बर्ड को वो उसके अंदर डाल देती है और तभी वो जिंदा हो गई थी। ये थी पूरी एनिमेशन जो बहुत क्रीपी है। तो मॉडर्न एंथोलॉजी का एग्जाम्पल आपने देख लिया। ये उतनी सिंपल नहीं होती और ये आपको कोई जवाब नहीं देती जैसा कि मैंने बताया था। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $2 मिलियन और उसने कमाए थे $55,486, बहुत ही कम। द बॉक्स एक लौती टेल है जो किसी और स्टोरी पर बेस्ड है। बाकी तीनों टेल्स ओरिजिनल स्टोरीज हैं। फिल्म का टाइटल XX रेफरेंस है XX क्रोमोसोम्स का, जो कि मिलकर एक फीमेल बनाते हैं। ये इसलिए रखा गया क्योंकि इस फिल्म को फीमेल्स ने ही बनाया है और ये फिल्म बनाई ही इसलिए गई ताकि फीमेल फिल्म मेकर्स को आगे लाया जा सके, क्योंकि हर जॉनरा में फीमेल डायरेक्टर्स ना के बराबर हैं। डैनी एल्फमैन की टैक्सीडर्मी कैट फ्रिस्क की सेकंड टेल में दिखाई दी। ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है जो वैंका वुकोविक का और साथ में एनी क्लार्क का, जो कि असल में एक अमेरिकन सिंगर है। उन्हें जाना जाता है सेंट विंसेंट के नाम से। इस मूवी के लिए उन्होंने अपना रियल नेम यूज किया। एनी को हॉरर मूवी से डर लगता है, इसलिए उनकी स्टोरी द बर्थडे पार्टी हॉरर के बजाय ब्लैक कॉमेडी है। पहले इसमें 6 डायरेक्टर्स होने वाली थी, लेकिन बाद में सिर्फ 2 रह गई। बाकी 2 को भी बाद में ऐड किया गया, तब जाकर 4 हुई। एंटोनिया बर्ड भी एक टेल को डायरेक्ट करने वाली थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई। ये फिल्म उन्हें समर्पित है। जो पैंडा गाने आया था वो थे जो स्वामबर्ग।
लास्ट टेल का प्लॉट एक री इमेजिनिंग है उन इवेंट्स की जो रोजमेरीज बेबी के बाद हुए होंगे। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप समझ गए होंगे। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही आप कमेंट करके बताओ कि कौन सी टेल आपको सबसे बेस्ट लगी या किसका कॉन्सेप्ट सबसे यूनिक था। मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस थी पहले वाली टेल। आप भी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि सही टाइम पर नोटिफिकेशन आपको लेने आ जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।